प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज हम ऑप्टिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल लेने जाएंगे, स्फेरिकल सरफेसेज, जो +2 आईआईटी, नीट व तमाम दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बेसिक्स तैयार करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल सरफेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और डेफिनेशंस भी आज हम यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि जो अजम्पशंस हम लेके चलेंगे वो क्या हैं, साइन कन्वेंशंस भी हमें इसमें कुछ यूज़ करने पड़ेंगे, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो पूरे लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और अपने नोट्स खुद बनाते रहिएगा। इसके हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और स्फेरिकल है, यानी कि किसी स्फीयर का एक हिस्सा है। आप ऐसे कह सकते हैं, द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। द ट्रांसपेरेंट मीडियम which is a part of sphere is called spherical refracting surface. ये देखिए, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितने टाइप्स के होते हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो पार्ट आप देखिए पूरा ग्लास है और ये जो हिस्सा है ये स्फीयर का एक हिस्सा है। इस स्फीयर का हिस्सा ये देखिए, इधर ग्लास है, इधर रेयर मीडियम है। यानी कि अगर किसी स्फेरिकल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है रेयर मीडियम की तरफ, क्योंकि इधर एयर है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि ये दो तरह के हो गए, एक आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम इज कॉल्ड कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और दूसरी बात देखिए बेटे, यहाँ पर अभी जो मैं बात करूंगा बताऊंगा आपको कि ये देखिए कि अगर ये कुछ इस तरह से हो, लाइक दिस, इसका मतलब ये कॉनकेव है रेयर मीडियम की तरफ, और इधर तो ये ग्लास है पूरा और ये इस स्फीयर का हिस्सा है ये। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये दो दूसरी टाइप्स है, वो भी देख लीजिए। इसे हम कहते हैं कॉनकेव रिफ्रैक्ट स्फेरिकल सरफेस। तो अब हमें क्लियर हो गई कि स्फेरिकल सरफेस क्या होते हैं। व्हाट आर दी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस? द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. The spherical refracting surfaces are of two types. Number one, convex spherical refracting surface. Number two, concave spherical refracting surface. The surface which is the convex towards the rear medium is called convex refracting surface. This is the convex. And the spherical refracting surface which is concave towards rear medium is called concave refracting surface. प्यारे बच्चों, आप चलिए देख लेते हैं कि इनमें कुछ डेफिनेशंस जो जनरली पूरी स्टडी के दौरान हम लोग यूज करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम छोटी छोटी डेफिनेशंस यहाँ लेके चलेंगे। पोल, पोल क्या होता है?
इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसे पोल कहते हैं, यानी कि दिस इज द पोल। और इस केस में देखें तो ये पोल है और पोल को हम P से लिखते हैं। तो पोल की क्या डेफिनेशन दोगे आप? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। द सेंटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। इट इज डिनोटेड बाई P, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये पोल की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं एक डेफिनेशन आती है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमने अभी आपको बताया कि ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये किसी स्फीयर का हिस्सा है। उस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी अब जो मैं बात यहां करने जा रहा हूं वो है, ये देखिए, एक और डेफिनेशन मैं यहां बताऊंगा आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस स्फीयर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाई C। ये कुछ डेफिनेशन से हैं, आप ये रिटन नोट्स जो हम आपको देंगे उसमें से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको धीरे धीरे लिख दीजिए। अब एक और बात पूछी जाती है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो हम C से लिखते हैं, यानी कि क्या डेफिनेशन हुई है? द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल surface is a part is called center of curvature। आप देख सकते हैं एक और टर्म प्यारे बच्चों यहां आती है जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे या किसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे? ये देखिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी क्या डेफिनेशन हुई? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय R। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड center of curvature is called radius of curvature। इस तरीके से प्यारे बच्चों, चलिए एक और टर्म हम यहां देख लेते हैं जो हम यूज करेंगे। ये देखिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम एक लाइन पास करवा दें, दिस इज दैट, ये दोनों ही केसेस में इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको हम कहेंगे एक्सिस। क्या है ये? द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक पॉइंट इसमें और देखा जाता है, आमतौर पर आपने प्लेन सरफेसेस जो होते हैं उस पर नॉर्मल खींचना आसान होता है, लेकिन जब कर्व सरफेसेस होते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, तो फिर नॉर्मल हम कैसे ड्रा करेंगे? देखिए, मान लो हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करना चाहते हैं, तो कैसे हम वो नॉर्मल ड्रा करेंगे जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए और ये जो लाइन होगी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इट इज नॉर्मल। चाहे कोई भी सरफेस हो, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट के ऊपर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में नॉर्मल ड्रा करना चाहूं, तो ये है नॉर्मल। यानी द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड नॉर्मल। एक टर्म और आती है प्यारे बच्चों इसमें यूज, जो हम लोग करते हैं, वो है अपर्चर। ये अपर्चर क्या होता है, इसका जिक्र आपको बीच में आएगा। ये जो देख रहे हो, इसका साइज से संबंधित ये टर्म है।
इफेक्टिव डायमीटर, ये देखिए जितना ज़्यादा लेंथ होगी, ज़्यादा डायमीटर की जो इफेक्टिव डायमीटर है, या यूँ कहिए कि जितना ज़्यादा स्फेरिकल सरफेस होगा उतना ही उसका अपर्चर ज़्यादा होगा। ये देखिए दिस इज अपर्चर, ये यहाँ इस केस में दिस इज अपर्चर। आप कह सकते हैं इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। क्या है? द इफेक्टिव डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर। अच्छा, यहां एक और बात भी देख सकते हैं। ये देखिए एंगुलर अपर्चर क्या होता है। ये जो इफेक्टिव डायमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल बनाता है उसे आगे चल के हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर अपर्चर। The angle which this diameter of the spherical surface makes at the center of curvature is called angular aperture। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिनका हम यूज करेंगे। अब देखिए, अब इसमें ये है कि कुछ जो साइन कन्वेंशंस हैं वो हमें जरूर पता होना चाहिए, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर दिस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। यानी कि जब हम स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो कौन कौन सी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं, उनको देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको यूज करेंगे तो जो भी डेरिवेशंस हम लोग करेंगे वो बिल्कुल सही आएंगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक ओरिजिन होता है। ग्राफ पेपर में अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसको ध्यान में रखते हुए हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस जो हैं वो देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। कैसे करें? ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है। तो इसमें ये पॉइंट है कि आप हमेशा जब भी कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे तो हमेशा राइट साइड में लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में लेंगे, ताकि जो इंसिडेंट रे वो लेफ्ट टू राइट की तरफ हो। ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल इंसिडेंट रेज मस्ट बी टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला पॉइंट। नंबर 2, आप देखेंगे कि सभी डिस्टेंसेस जो हैं हमें यहां जब ओरिजिन से नापते हैं ना, मेजर करते हैं, ठीक वैसे ही ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कहां से मेजर करनी है? पोल से। ये है ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब देखिए प्यारे बच्चों, सारी डिस्टेंसेस ओरिजिन से, या यूं कहिए कि जो पोल है ये ओरिजिन है। अब देखिए, जो भी डिस्टेंसेस इधर होती हैं, जो इंसिडेंट रेज इधर है ना, इंसिडेंट रेज इधर है, तो पोल से जो डिस्टेंस इधर है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं। इन्हें जो भी डिस्टेंसेस वो पॉजिटिव लेते हैं, तो यहां पर भी ऑल डिस्टेंसेस विच आर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन पॉजिटिव। ये तीसरा ही पॉइंट लेंगे। ऑल डिस्टेंसेस विच आर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन पॉजिटिव। ये देखिए, एंड ऑल डिस्टेंसेज विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जो इधर है, ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो होंगे उन सबको हम नेगेटिव लेंगे। जैसे यहां से जो दूरियां डिस्टेंसेज इधर हैं ये सब नेगेटिव होंगे। ऑल डिस्टेंसेज विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन नेगेटिव। अगला बात देखिए, जो हाइट्स हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हैं, अबाउ डायरेक्शन में हैं, उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। यहां पर भी तो हम पॉजिटिव लेते हैं। जो वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं इधर से, तो ये सारी डिस्टेंसेस क्या लेते हैं? हम प्लस में लेते हैं। तो यहां पर भी मैं वही बात कहूंगा कि ऑल हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स
विच आर अबाउ एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, ये लिख लीजिएगा। एंड ऑल हाइट्स विच आर बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, इन्हें हम नेगेटिव लेते हैं। वैसे भी आप यहां देखिए, जो डिस्टेंसेस जो नीचे की तरफ हैं वो हम नेगेटिव ही लेते हैं, और जो ऊपर की तरफ ये दूरियां हैं ये सब हम पॉजिटिव। मतलब ये है कि इसकी सहायता से आप न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस विच वी यूज ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। लेकिन एक और बात है कि किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कुछ अज्यूम करके चलते हैं, अजम्पशंस होते हैं। किसी चीज़ को इजी करने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग अज्यूम करते हैं। तो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जो हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए लेके चलते हैं, वो भी आप लिख लीजिए। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट डाउन द अजम्पशंस फॉर स्टडी ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो चलिए वो कौन कौन सी। देयर आर फॉलोइंग assumptions which we take during the study of spherical refracting surface refraction। कैसे? सबसे पहली assumption कि ऑब्जेक्ट और इमेजेस जो बनेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनाएंगे, और वो भी पॉइंट फॉर्म में बनाएंगे। यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे बल्कि पॉइंट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लेंगे। यानी पहले ही जो एजम्पशन है वो यही है, द ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। जैसे कई ऐसी रीति रिवाज हैं, हम लोग अपने उनको सिर्फ अज्यूम करके चलते हैं, उनके कोई क्यों लेते हैं इसके पीछे एक आर्गुमेंट हो सकता है, बट क्योंकि वो चलती आई हैं हम लोग उनको अज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं द ऑब्जेक्ट इमेज are taken in point form on principal axis। पहला पॉइंट। दूसरी जो अज्यूम हम यहां करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ही स्मॉल एंगल बनाता है। यानी द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक्स वेरी स्मॉल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज भी लिखते हैं। और तीसरा जो अजम्पशन है प्यारे बच्चों वो है कि जो उसका जो अपर्चर है स्फेरिकल सरफेस का वो हम हमेशा स्मॉल लेके चलेंगे। हम ये मानेंगे कि वो बहुत ही स्मॉल है, यानी अपर्चर इज टेकन स्मॉल। अपर्चर इज टेकन स्मॉल। These are the assumptions which we take during the study of refraction at spherical surface। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो कैसे। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। दोनों में ही रिफ्रैक्शन होगा। अब मैं जो स्टडी करूंगा वो स्टेप बाय स्टेप सब में एक जैसा ही होगा, एक जैसे स्टेप्स होंगे। आप थोड़ा ध्यान से दिए, और इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आगे चल के हमारे लेंस मेकर फार्मूला और लेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशंस रहने वाले हैं। तो चलिए हम उन रिलेशंस को ड्राइव कर लेते हैं फॉर द रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब प्यारे बच्चों स्फेरिकल सरफेस तो दो हो सकते हैं, और रिफ्रैक्शन भी रेयर टू डेंसर हो सकता है या फिर डेंसर टू रेयर। बहुत से केसेस हम लोग यहाँ कर सकते हैं, लेकिन कुछ केस मैं यहाँ आपको ड्राइव करूँगा, और बाकी के आप नोट्स की सहायता से और खुद इस वीडियो को देखते हुए ड्राइव करने की कोशिश करना। आपका एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल तैयार हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे।
तो चलिए बहुत ही इजी मेथड से हम लोग चलते हैं। रिफ्रैक्शन हम सबसे पहले लेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेयर टू डेंसर हो रहा है। दूसरी बात, किस टाइप के सरफेस पे हो रहा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कोई भी ले सकते हैं, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। यानी कि जब जब हम रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे, रिलेशंस का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। चाहे आप कोई भी लेकर के क्लियर कर लीजिए। प्रैक्टिस के तौर पर मैं ले रहा हूं यहां पर, ये देखिए, आप खुद देखिए। यानी कि अब पहले हम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लेते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन एट, पहला जो पॉइंट मैं ले रहा हूं, एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ये है। तो अब यहां से देखिए, ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि हम कॉन्वेक्स रेयर टू डेंसर ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम रेयर मीडियम लेंगे और इसको हम डेंसर में लेंगे, ताकि लाइट रे रेयर टू डेंसर, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन ही रेयर टू डेंसर स्टडी करें। पहले हम रेयर टू डेंसर के लिए रिलेशन ड्राइव करेंगे, फिर हम डेंसर टू रेयर के लिए करेंगे। अच्छा, रेयर में भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इन्हीं स्टेप्स को जो इसमें मैं यूज करूंगा, वही यूज करते हुए आप कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। चलिए देखते हैं क्या क्या हम लोग करेंगे यहां पर। ये देखिए, ये हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, आप भी डायग्राम साथ साथ बनाते रहिएगा। ये इसका पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, O इज द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये μ1 is the refractive index of rare medium and μ2 is the refractive index of denser medium। और ये देखिए, यहां अगर मैं नॉर्मल ड्रा करता हूं तो ये नॉर्मल है प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो चीजें आप लोग यहां देख रहे हैं वो सब कुछ साथ साथ लिखते चले जाइए। क्या, ये हमारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट हियर μ1, let μ1 and μ2 are the refractive index of rare and denser medium respectively। मैं कह रहा हूं वैसे आप लिखते चाहिए, of rare and denser medium रेस्पेक्टिवली, ये ले लिया। अब देखिए, O इज द ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर ये O ऑब्जेक्ट है। लेट O इज द, और कैसा ले रहे हैं अजम्पशंस के मुताबिक, इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी हमने ले लिया है। अब देखिए, मेरे साथ साथ डायग्राम जरूर बनाइए। अब यहां से इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, दिस इज द इंसिडेंट रे हो गई, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये आई हो गया है। अब देखिए, रिफ्रैक्शन होगा इस स्फेरिकल सरफेस पे फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और हम जानते हैं कि जब रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यानी कि लाइट को ऐसे जाना था लेकिन ये बेंड हो गई है और ये इस तरह से जा रही है, ये देखिए। और एक लाइट रे पोल से होती हुई सीधी निकल गई है, और ये जहां भी इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इमेज बन गई है। तो दिस इज द इमेज, और ये कैसी इमेज आप देख रहे हैं, ये रियल इमेज बन गई है। ये दोनों लाइट रेज वास्तव में यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये रियल इमेज बन गई है। और ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ये एंगल जो है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो प्यारे बच्चों, पहले आप डायग्राम इस तरीके से बना लीजिएगा, और उसके बाद यहां से मैं एक बात कह देता हूं, जो भी पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा। O and I are the object and image on principal axis which are taken in point form. OA is the incident ray and AI is the refracted ray. Draw AM perpendicular on
प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो मैं पॉइंट यहां लिख रहा हूं वो क्या है, ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एक ध्यान रखना, ये डायग्राम आप सभी केसेज में, चाहे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे तो हम यहाँ कॉनकेव ले लेंगे, बाकी स्टेप्स यही होंगे, इसी तरीके के सारे पॉइंट्स लिखेंगे, सब कुछ यही होगा। रेयर टू डेंसर है, रिजल्ट भी सेम आएगा, स्टेप्स भी सेम होंगे, बस डायग्राम अलग हो जाएगा और उसके साथ जो भी साइन कन्वेंशंस हैं वो उसी के हिसाब से आप यूज कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हर जो इंसिडेंट रे इसके साथ ये जो एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसे हम हमेशा अल्फा ले लेंगे, और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, उसको हम बीटा के रूप में बना लेंगे, और जो नॉर्मल है उसको हम गामा ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। अब प्यारे बच्चों हमें स्नेल्स लॉ लगाना, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्नेल्स लॉ आप लोग यूज कर सकते हैं। हम यहां क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ। तो वो क्या होता है वो देख लेते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वी राइट हियर sin I by sin R इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखिए मैंने जब पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले हम उसका लिखते हैं जो जिसमें लाइट रे जा रही है, यानी कि μ2 डिवाइडेड बाई μ1, ऐसे लिखेंगे, ये हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों एक और बात मैंने बताई थी कि अब ये देखिए कि I और R की वैल्यू अब हमें जरूरत पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, I और R की, जो इस डायग्राम से हमें निकालनी है। तो देखिए एक ट्रायंगल आपको नजर आइए, पहले I एंगल को देख लीजिएगा, ये एंगल I है, इसी को ध्यान में रखिए, ये तो कॉमन है ही है, और एक ये साइड है, तो एक ट्रायंगल बन गई AOC। ये देखो यहीं से देख लेंगे I जिन दो साइड्स के साथ, ये देखिए एक साइड ये जा रही है और एक साइड ये, तो इन दो साइड्स तो हो गई, नीचे की साइड तो वैसे ही है, तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOC। ये देखिए इन ट्रायंगल AOC व्हाट इज दी, अब ये देखिए I क्या है यहां पर, इस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल है। आप जानते हैं इस तरह से ट्रायंगल में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है ये इनके बाकी के जो दो एंगल्स बच गए उनके सम के बराबर होता है। यानी ये जो I है ये इस ट्रायंगल की दो एंगल बच गए, अल्फा और गामा, यानी कि I इज द एक्सटर्नल एंगल, और क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है देयरफॉर I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये हमें पता चलेगा। अब हमें R और चाहिए, क्योंकि यहां हमें ये रखना है, तो हम क्या करेंगे, R कहां का है, R देखिए दो ट्रायंगल का कौन सा चुनाव करेंगे उसका हमें पता चल जाता है। ये देखिए एक साइड हमारे पास ये है और एक साइड हमारे पास ये है, तो कौन सी ट्रायंगल होगी हमारी, ACI, और इसमें ये जो गामा है ये एक्सटर्नल एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACI गामा इज द एक्सटर्नल एंगल, और क्योंकि ये गामा एक्सटर्नल एंगल है तो फिर ये इन दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ा हुआ है, तो गामा किसके बराबर हो गया, गामा हो गया R प्लस बीटा। लेकिन हमें गामा नहीं निकालना, हमें तो R चाहिए था इस यहां रखने के लिए, तो यहां से R निकाल लेंगे और R हमारे पास आ जाएगा गामा माइनस बीटा। अब प्यारे बच्चों देखिए एग्जाम्पशंस में हमें एक पॉइंट लिखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल मेक्स वेरी वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अल्फा गामा और बीटा ये बहुत ही कम है, नियरली जीरो है। जब ये 0 0 के आसपास है तो I विल आल्सो भी, I और R ये देखिए दोनों ही जो एंगल हैं I और R, क्योंकि ये इन पर ही तो डिपेंड है और ये 0 के आसपास है, बहुत ही कम है, तो ये भी 0 के आसपास होंगे, यानी वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये स्मॉल है तो आप समझ सकते हैं कि साइन I विल बी नियरली इक्वल टू I, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये इस अजम्पशन के तहत ही होते हैं, और साइन R विल बी नियरली इक्वल टू R। तो प्यारे बच्चों फिर ये जो हमारी इक्वेशन है स्नेल्स लॉ वो क्या बन जाएगा,
I बाई R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ये हो गया है। अब देखिए, अब आप करेंगे क्या कि I की वैल्यू और R की वैल्यू यहां पर हम रख देंगे। दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स, ये इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। पुट द वैल्यू ऑफ I एंड R फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस। इन स्टेप्स को याद रखें, एक बार जब आप लिख के देख लेंगे तो सारे स्टेप्स आपको वैसे भी याद रह जाने हैं। वी राइट हियर μ1, I की वैल्यू क्या है, दिस इज दी I, तो हम लिखेंगे I इंटू अल्फा प्लस गामा इट इज इक्वल टू μ2, ये देखिए R के स्थान पर ये लिखेंगे गामा माइनस बीटा, ये लिख लेंगे बेटा। हम एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन यहां ड्राइव करने जा रहे हैं। एक और चीज भी प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो आर्क होती है वो एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस के बराबर होता है। यानी कि जो एंगल होता है, अगर मैं आर्क को एल ले लूं, एंगल को थीटा और रेडियस को आर, तो एंगल किसके बराबर होगा, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। अब यही चीज यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां से देखिए, ये एंगल है हमारे पास, और ये जो यहां से अगर हम आर्क लेंगे तो एम अप्रोक्सीमेटली, जब एंगल स्मॉल है, इस एजम्पशंस के तहत एम विल बी आर्क और एम ओ विल बी रेडियस, एंगल ये है ही, तो इनकी वैल्यूज इस रिलेशन को यूज करते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए μ1, बताइए अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा आर्क यानी कि ए एम डिवाइडेड बाई रेडियस एम ओ, ए एम अपॉन एम ओ प्लस गामा, गामा क्या है यहां पर उसी तरह से गामा, ए एम तो आर्क है तो हमने आर्क लिख दी है, और डिवाइडेड बाई एम सी, ये एम सी आप लिख दीजिए इज इक्वल टू μ2। अब यहां पर आप देखिए गामा क्या है, वही ए एम अपॉन एम सी माइनस बीटा, बीटा देखिए ये एंगल है तो यहां पर आर्क ए एम ही रहेगी, लेकिन जो रेडियस है वो एम आई हो गया, एम इंटू आई। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इस रिलेशन को यूज करते हुए हमने ये लिख दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, स्टेप्स अगर जिनको याद है, जो मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। और जो ये सोच रहे हैं, जैसे बाकी के वीडियोस देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, वैसे ही हम इसको भी जल्दी जल्दी आगे करके देख लेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से स्टेप्स आप वहाँ पर मिस कर जाएंगे। इसलिए इस पूरे वीडियो को बहुत धीरे धीरे ध्यान से देखें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चले जाएं, डायग्राम बनाते चले जाएं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ए एम इन दोनों में से कॉमन है, तो ए एम कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो P है, मतलब साइज इसका छोटा है, तो ये P M के काफ़ी क्लोज है, तो हम जो M O या जो डिस्टेंसेज हम M से ले रहे हैं वो फिर P से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस M से है वो अप्रोक्सीमेटली हम P से भी ले सकते हैं, बिकॉज अपर्चर इज टेकन स्मॉल। यही कारण है कि MO इज टेकन नियरली PO, MC क्या हो जाएगी, MC ये है, इसकी जगह हम PC लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम बाउंड हैं कि जो तमाम डिस्टेंसेज हैं हमें पोल से मेजर करनी है, M से नहीं नापनी है ना, इसलिए हम इसको पहले ही M से कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। μ2 ये देखिए, AM तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, 1 अपॉन MC लिखना था, MC, बट अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू PC, तो वी आर राइटिंग हियर PC माइनस 1 और PI, ये देखिए बेटे ये लिख दिया। यानी कि तमाम जो डिस्टेंसेज हैं वो हमारी पोल से भी हो गई हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के मुताबिक हमें तमाम जो डिस्टेंसेज हैं वो इसी से मापनी है, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। वो यूज कर लीजिए बेटे। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, μ1 इंटू PO क्या है, यहां से देखो PO ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप जानते हैं हम U से लिखते हैं, और क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट में है इसलिए हम इसे माइनस में लिखें, माइनस U। अब ये देखो PC ये डिस्टेंस है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की तरफ ही है तो इसका हम प्लस में लेंगे, तो 1 और R हो गया बेटे। इसी तरीके से μ2 ये देखिए, फिर देखिए PC को हम 1 और R ले ही रहे हैं, 1 और R प्लस में ही है।
पी आई, ये इमेज की डिस्टेंस है जिसके हम वी से लिखते हैं, और क्योंकि ये इंसिडेंट रे की तरफ है इसलिए हम इसको प्लस में लिखेंगे, इसलिए ये कितना हो जाएगा -1 और वी। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। जिन में आर है उसको आप राइट साइड में ले जाइए, और जिनमें यू और वी या दूसरे हैं जिनमें आर नहीं है उनको लेफ्ट साइड में ले आइए। यानी कि इस तरीके से लिखिए -μ1/u, मैं खोल रहा हूँ ब्रैकेट को, यहाँ पर ये μ2/v माइनस में था, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, प्लस μ2/v एंड इट इज इक्वल टू, यहाँ पहले से μ2/r है और यहाँ पर μ1/r प्लस में है, जो राइट साइड में ले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा μ2 - μ1/r। प्यारे बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है, इसे हम कहते हैं इट इज द रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। इसको आप ट्राई कर सकते हैं इन्हीं स्टेप्स के साथ। कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी ले सकते हैं, जैसे यहां पर कॉनकेव ले लेंगे और यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। नोट्स अगर आप नहीं आता है, कहीं गलती करते हैं तो फिर नोट्स में आप देख लीजिएगा। यहां पर ये अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लोज कर देंगे तो यहां रियल की बजाय विर्चुअल इमेज बन जाएगी, तो वो भी आप देख लेना। ये चीज आप यहां देख सकते हैं, मतलब जब जब आप रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होगा स्फेरिकल सरफेसेस पे तो यही रिलेशन आता है। न्यूमेरिकल्स में भी आपको यूज करना है, और जब हम लेंस मेकर फार्मूला वगैरह ड्राइव करेंगे वहां पर भी हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। तो ये तो था हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। एक और रिजल्ट आएगा, अगर रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर मीडियम है तो फिर हम इसको कैसे, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो प्यारे बच्चों ये हमने डायग्राम बना लिया है, और सरफेस कैसा है, ये देखिए कॉन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं, यानी कि हम क्या ले रहे हैं यहां पर, एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पहले आप इसको प्लॉट कर लीजिएगा, ये पोल है, मैंने आपको बता दिया था, वही स्टेप्स हैं जो आपने पहले लिए हैं, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटे, इस स्फीयर का सेंटर। और यहां मान लो मैं नॉर्मल ड्रा करना चाहता हूं, तो मैंने बताया था यहां से एक लाइन पास कर दीजिए इस तरह से, दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, इसको कह देता हूं। और ऑब्जेक्ट क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को हमें डेंसर की तरफ लेना होगा साइन कन्वेंशन के, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं पॉइंट फॉर्म में, एजम्पशन यही है। और फिर देखिए μ1 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ2 जो है वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी लिख देंगे, लेट μ1 एंड μ2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम रेस्पेक्टिवली। ये लिख देना। O इज द ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट है, और ये देखिए यहां से ये इंसिडेंट रे है, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहें, दिस इज द इंसिडेंट रे, और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी I, दिस इज द I। और एक और पॉइंट देखिए, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर हो रहा है, हमने रिफ्रैक्शन स्टडी करने के दौरान आपको बताया था कि जब जब रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर होगा लाइट रे नॉर्मल से दूर हटेगी। ये देखिए, वैसे तो इसको ऐसे जाना था, लेकिन क्योंकि अब ये रेयर मीडियम में जा रही है इसलिए नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये देखिए, और ये जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, ये देखिए बेटे ये इंटरसेक्ट कर रही है, और जहां ये इंटरसेक्ट करेगी एक लाइट रही है शीशे और पीछे होती हुई डायरेक्ट जा रही है, और जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इमेज बन जाएगी। तो ये कैसी इमेज बन गई है बेटे, ये रियल इमेज बन गई है। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसे हम अल्फा लेंगे, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम बीटा लिखते हैं, और नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसे हम हमेशा गामा लिखते हैं। और उसके बाद जो जो स्टेप्स हैं वो लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे फिर सुन लीजिए, लेट μ1 एंड μ2 आर
refractive index of rare and denser medium respectively. O is the point object on the principal axis in denser medium. I is its real image in point form on principal axis. OA is the incident ray and AI is the refracted ray. Now वही पॉइंट्स वही स्टेप अगर आपको याद होंगे तो आप लिख सकते हैं ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने यहां ड्रा कर दिया है इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या किया था, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम यूज कर रहे हैं और वो क्या है वो भी आप देख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जो जिस मीडियम में जा रही है उसका ऊपर आता है, हम सभी जानते हैं। तो रेयर मीडियम में जा रही है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और जिसमें से जा रही है उसका नीचे, तो ये डेंसर मीडियम है। अब आप यहां से देखिए, हम I और R की वैल्यूज निकालना चाहेंगे। तो यहां I कहां बन रहा है उस ट्रायंगल का आप चुनाव कर सकते हैं। ये देखिए I इन दो साइड्स के साथ बन रही है, एक तो ये साइड है और एक ये साइड है। तो ट्रायंगल मिल गई हमें AO, ये देखिए C, यानी इन ट्रायंगल AOC। ये देखिए गामा क्या है, गामा इज द एक्सटर्नल एंगल, गामा इज द एक्सटर्नल एंगल। क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है इसलिए गामा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा प्लस आई। और यहां से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई कितना हो गया यहां पर, गामा माइनस अल्फा। ठीक ऐसे ही आप यहां से देखिए आर की वैल्यू चाहिए अब हमें। आर देखिए किन दो साइड्स के साथ बन रही है, एक तो ये साइड जा रही है और एक ये साइड जा रही है, यानी कि ट्रायंगल कौन सी लेंगे हम, ए सी आई। इन ट्रायंगल ए सी आई, ये देखिए आर इज द एक्सटर्नल एंगल, आर इज द एक्सटर्नल एंगल। तो आर एक्सटर्नल एंगल है तो आर किसके बराबर हो जाएगा, गामा प्लस बीटा। और बीटा यहां से आप निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, नहीं आर की वैल्यू आएगी, हमें आर ही चाहिए कि जरूरत नहीं है, तो ये चीज आप में आ गई। अब देखिए आर इसके बराबर है और आई इसके बराबर है, ये। और हम पहले ही बता चुके थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक्स वेरी वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि ये बहुत ही कम है, जीरो के आसपास है, तो फिर आई भी जीरो के आसपास होगा और आर भी, क्योंकि ये भी इन पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आई एंड आर वेरी स्मॉल, नियरली जीरो। देयरफॉर sin I will be nearly equal to I and sin R will be nearly equal to R। तो फिर ये रिलेशन जो है हमारा क्या बन जाएगा वो देख लीजिए। यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। क्या है ये देखिए, I बाई R इट इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, और यहाँ से हम लिखेंगे μ2 इंटू आई एंड इट इज इक्वल टू μ1 इंटू आर। अब I और R की जो वैल्यूज हमने निकाली थी, I की ये वैल्यू है, ये रख दीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे, μ2 इंटू आई कितना है हमारे पास, गामा माइनस अल्फा, ये देखिए ये वैल्यू रख दी है। और μ1 इंटू आर किसके बराबर लिया था हमने, आर लिया था गामा प्लस बीटा, यानी गामा प्लस बीटा, अभी रिलेशन था ये। प्यारे बच्चों, आई और आर की वैल्यूज हमने यहां रख दी हैं। अब आप देखिए एक टर्म हमने वहां यूज की थी, हम जानते हैं कि आर्क किसके बराबर होती है, आर्क को हम एल ले रहे हैं, एंगल गुना रेडियस, यही होता है। तो यहां से थीटा किसके बराबर होता है, एल बाई आर, यानी कि आर्क बाई आर होता है। ये एंगल सी तो है, इस फार्मूले को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज आप रख दीजिए। चलिए देखते हैं, μ2 इंटू, अब बताइए गामा ये है इस ट्राइंगल में, तो यहां से देखते हैं तो ये देखिए AM जो है वो आर्क बन जाएगी, अपर्चर स्मॉल है इसलिए। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए AM, दिस इज द आर्क फॉर दिस एंगल गामा, एंड MC डिवाइड बाई MC,
माइनस अल्फा देख लीजिए, अल्फा ये है, इसके लिए एम आर्क और रेडियस कौन सा हो जाएगा, रेडियस इज द एम ओ इज इक्वल टू μ1। अब गामा देखिए, ये गामा है, इसके लिए फिर आर्क क्या है, एम और mc, फिर आप देखिए प्लस बीटा ये है, तो इसके लिए आर्क क्या है, am और mi। और प्यारे बच्चों आप साथ लिखते जाइए, स्टेप्स आपको समझ में आ रहे हैं। am कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूं, तो हम यहां पर लिखेंगे 1 और mc माइनस 1 और mo इज इक्वल टू μ1। am तो कैंसिल हो गया है, तो 1 और p mc प्लस 1 और mi। एक और प्यारे बच्चों, हमने कहा था अपर्चर इज टेकन वेरी स्मॉल, अजम्पशन में यही तो अज्यूम किया था। अगर अपर्चर स्मॉल है तो दिस m विल बी वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट p। तो जो डिस्टेंसेस हमें m से माप रहे हैं हम पोल से नाप सकते हैं, और क्योंकि साइन कन्वेंशन के मुताबिक हमें तमाम जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल से ही मापनी है, इसलिए चलिए देख लेते हैं हम क्या लिखेंगे कि इफ अपर्चर इज स्मॉल देन वी कैन राइट हियर दिस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे कि 1 और pmc, ये जो mc है ये pc के बराबर हो जाएगा, pc माइनस 1 और po इट इज इक्वल टू μ1, 1 और pc प्लस 1 और pi। ये देखिए जो भी डिस्टेंसेस m से थी वो सारी डिस्टेंसेस हमने पोल से ले ली हैं। तो आप न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, प्यारे बच्चों इनको यूज कर लीजिए। देखिए हम कैसे लिखेंगे, μ1 इंटू, अब pc देखिए, pc क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि इंसिडेंट रे तो इधर है तो ये उसके अपोजिट में है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि 1 अपॉन माइनस आर माइनस po। देखना po ये भी इधर ही है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से लिखते हैं, और क्योंकि माइनस में लेंगे नेगेटिव यहां है तो इसको हम प्लस लिख देंगे, 1 और u इट इज इक्वल टू μ1। बहुत ईजी, pc ये फिर माइनस तो 1 अपॉन माइनस आर, pi इधर है, इमेज की डिस्टेंस है जिसे हम v से लिखते हैं, और ये इंसिडेंट रे की तरफ है तो हम इसे लिख देंगे प्लस v। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए इसे, r की टर्म्स को उधर ले जाइए और u और v की टर्म को इधर लीजिए, तो चलिए ये यहां पर μ2 है, ये देखिए μ2 की टर्म है, तो हम कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। ये μ1 बाई v इधर है, इसको मैं इधर ले आता हूं तो क्या लिखेंगे, μ1 बाई v और प्लस ये μ2 बाई u, ये पहले से ही है, यहां r की टर्म्स को उधर ले जाता हूं, जैसे μ2 बाई r माइनस में है उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये पहले से ही माइनस है तो μ1 माइनस μ2 और बाई r। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने इसको डिराइव कर दिया है। ये वो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट स्फेरिकल सरफेसेस। अब ये स्फेरिकल सरफेस चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे रियल इमेज बनती हो, चाहे वर्चुअल इमेज बनती हो, कैसी भी हो, जब जब रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर होगा यही रिलेशन यूज किया जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, उसमें थोड़ा अंतर आया था रिलेशन में, स्टेप्स तो वही थे लेकिन वहां यहां क्या था u और यहां क्या था v। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। वहां था जब रिफ्रैक्शन हमने स्टडी किया था एट फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो वहाँ था माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बटा v, और बाकी यही था। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये दोनों। किस तरह से हमने इनको ड्राइव किया है वो चीज़ आप बड़े आराम से वीडियो को बहुत ही स्लो मोशन में देखते हुए जो साथी हैं उनको भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो लेंसेज पर आधारित है। इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके हम लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा। आने वाले टाइम में आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह की प्लानिंग करें ताकि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें।
नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ।